तो आज का जो हमारा आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा प्रॉब्लम है या आज जो हम एनालिसिस करेंगे, आज हम विंड एनालिसिस की बात करेंगे, लेटरल लोड एनालिसिस की बात करेंगे। लेटरल लोड एनालिसिस की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास दो टाइप्स की मेन टाइप्स की एनालिसिस आ जाती है। तो एक हमारे पास होती है विंड एनालिसिस, जो विंड लोड के लिए हम करते हैं, और दूसरी हमारे पास आ जाती है अर्थक्वेक लोड के लिए। ठीक है, लेटरल लोड जो हमारे पास लेटरल डायरेक्शन में, हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक स्ट्रक्चर पर लगता है। नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास ग्रेविटी लोड्स होते हैं, हर वर्टिकल डायरेक्शन में लगते हैं, लेकिन हमारे पास विंड के केस में हमारे पास लेटरल डायरेक्शन में लेटरल लोड लगता है ऑन द इंटरफेस ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आज का जो हमारा प्लेन है, आज हम एक सिंपल एक सिमेट्रिकल प्लेन की तरफ जाएंगे। जिस तरह आपके आबासीन यूनिवर्सिटी का बिल्डिंग है, इसको यहाँ पर देख लेंगे। हमारे पास ये सेंटर में जहाँ पर मैंने ये कर्सर या माउस के पॉइंट शो कर रहे हैं, ये आपके पास वो दरमियान में हॉल स्पेस है, जिसमें हमारे पास नीचे जो बेसमेंट में आपके पास मस्जिद है। बाकी जो आपके पास है, ये वाली जो लाइन है, सेकंड लाइन जो आपके पास नजर आ रही है, ये वाली, ये हमारे पास आप ये समझ ले कि आपके पास हमारे पास क्या है, ये हमारे पास उसकी कॉरिडोर है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो ये लाइंस, ये हमारे पास जो बॉक्सेस शो हो रहे हैं एंड पे, यहाँ पर ये वाले और यहाँ पर ये वाले, ये हमारे पास क्या शो कर रहे हैं, आप क्लासरूम शो कर रहे हैं, आपके बाथरूम्स, एक जगह बाथरूम्स है, ऑफिस हैं, और डिफरेंट टाइप्स की फैसिलिटीज हैं जो यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं। ठीक है, इस तरह हमारे पास यहाँ पर भी यही सीन है। ठीक है, सेंटर में आपके पास होलो स्पेस जो है वो आपको शो होगा। ठीक है, उसकी एलिवेशन व्यू को देख लें तो आपके पास नंबर ऑफ स्टोरीज आ जाएंगी, एक दो तीन चार और पांच, पांच नंबर ऑफ स्टोरीज इसमें आपके सामने शो हो रही है। ठीक है, किसी को भी कोई इश्यू हो दरमियान में तो आप तो पूछ सकते हैं काइंडली। सही है, अच्छा, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अभी हमारे पास जो मेन चीज होती है वो हमारे पास क्या होती है कि हमारे पास नंबर ऑफ ग्रिड लाइंस होता है। ठीक है, तो ग्रिड लाइंस हमारे पास एक एक्स डायरेक्शन में अगर देख ले, एक मतलब ये आप, मैंने आपको कौन सा साइड है, आप आबासी यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने जो आपके हमारा हमारे लैब्स है, उस वहां से आप अपने ब्लॉक को देख रहे हैं, जहाँ से आप लोग नॉर्मली आपकी जो नीचे छोटे छोटे से वो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तो वहां पर आप खड़े हैं और वहां पर देख रहे हैं, और वहां पर जो फ्रंट एलिवेशन, आपका फ्रंट सरफेस आपको नजर आ रहा है। तो वहां पर एक डायरेक्शन में एक हो जाएगी, दो तीन चार पाँच छः सात, और एक दो तीन चार पाँच छः, तो सात एक्स डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है छः, और जेड में आपके पास एक दो तीन चार पाँच छः। ठीक है, तो सेवन सिक्स सिक्स आपके पास नंबर ऑफ ग्रिड लाइंस है तीनों डायरेक्शन में। ठीक है, तो हम नए न्यू मॉडल्स को स्टार्ट करते हैं। राइट, तो एक्स डायरेक्शन में आपके पास नंबर ऑफ ग्रिड लाइन थे सेवन, वाई डायरेक्शन में आपके पास नंबर ऑफ ग्रिड लाइन थे सिक्स, और एक्स डायरेक्शन वाई जेड डायरेक्शन में भी नंबर ऑफ ग्रिड लाइन थे सिक्स। इसको फाइव कर ले ताकि फिर अब हमारे लिए लोग इसको इस तरह करते हैं, इसको फोर कर ले ताकि हमारे लिए फिर आसानी हो जाए। अच्छा, जहाँ तक बात है स्पेसिंग की, तो स्पेसिंग हम क्या करते हैं, हम किस तरह स्पेसिंग इसको करते हैं कि हमारे पास स्पेसिंग की या ये हम कर सकते हैं कि इसको हम एक्स डायरेक्शन में जो स्पेसिंग है उसको 15 15 करते हैं, और वाई डायरेक्शन में जो उसकी स्पेसिंग है उसको 12 12 कर रहे हैं। यूनिफॉर्म स्पेसिंग हम इस वजह से रख रहे हैं ताकि हमारे पास आज हमारा ये जो फेज है ये जल्दी हो जाए, क्योंकि हमारा मेन चीज आगे हमने जिस पे काम कर रहे हैं वो हमारे पास आगे आ रहा है। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको डायरेक्टली हम जितना अपने आसान करना चाहते हैं, ताकि हमारे लिए आगे हमारे लिए हमारे पास टाइम हो और इसको हम एनालिसिस अच्छी तरह उसको एक्सप्लेन कर सके, उसको कर सके। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में उसकी जो स्पेसिंग है वो 15 है, हमने यूनिफॉर्म स्पेसिंग रखी है। वाई डायरेक्शन में उसकी जो स्पेसिंग है वो है 12, और जेड डायरेक्शन में भी उसकी स्पेसिंग जो है वो 12 है। ठीक है, ओके कर दें, तो आपके पास ये आपका कंप्लीट एक स्ट्रक्चर बन गया, जिसके ऊपर आज हम एनालिसिस करेंगे।
यहाँ पर मुझे लाइन 1 2 3 4 5 6 सही है सही। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपकी जो स्टेप्स है, हम मटेरियल की तरफ आ जाएंगे। तो 4000 psi की कंक्रीट ऑलरेडी डिफाइन है। हम एक ग्रेड स्टील ग्रेड को डिफाइन कर लेते हैं। तो उसको आपको पता है कि आप लोगों ने किस तरह करना है। देखें, आपको सबको याद होना चाहिए कि जो हम असेसमेंट करेंगे, ये मैं अपने टॉपिक्स पूरे कर लूँ, ये टॉपिक्स है, और उसके बाद हमारी 3 क्लासेस और होंगी ना। इसके बाद हम फाउंडेशन के नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, और उसके दो बाद दो क्लासेस से एक में हम रिटर्निंग वाल कर लेंगे। रिटर्निंग वाल के लिए हम एक वाटर टैंक को डिजाइन करेंगे, और उसके बाद जो क्लास है उसमें हम और एक और दूसरा टॉपिक है। ठीक है, तो उसके बाद जो क्लासेस होंगे उसमें कंप्लीट या ऑनलाइन, अगर लॉकडाउन हो तो हो गया और आप लोग यूनिवर्सिटी आ गए फिर तो बहुत अच्छा होगा, और या अगर नहीं हुआ तो हम हर क्लास में सिर्फ आपकी असेसमेंट की होगी। सब टॉपिक्स जितने भी हो चुके हैं उसमें आप लोगों ने अपनी असेसमेंट दे ली। ठीक है, तो रिपार्स हो गया, आज में हमारे पास ग्रेड 60 हमने डिफाइन कर दिया। ओके, मटेरियल के बाद हमारे पास आ जाता है सेक्शन। ठीक है, एड न्यू प्रॉपर्टी, इसको हम कंप्लीट कर देते हैं, रेक्टेंगुलर। अच्छा, हमेशा याद रखें कि नॉर्मली थंब रूल ये है कि आपके पास जितना भी आपके बीम का लेंथ होता है ना, फॉर एग्जांपल 15 फीट इसकी लेंथ है ना, तो नॉर्मली जो थंब रूल यूजुअली यूज होता है, तो वो उसका मतलब उसमें हम ये करते हैं कि हमारे पास 15 फीट अगर उसका लेंथ है तो उसकी जो डेप्थ है वो मिनिमम 15 इंचेस होनी चाहिए। मतलब ये कोई उसमें कोई रॉकेट साइंस, मतलब वो हमारे पास जो डिजाइन या क्या कहते हैं, हमारे पास कोई फार्मूले से कुछ नहीं आया। नॉर्मली एक्सपीरियंस के बेस पर ये यूज होता है कि अगर हमारे पास 18 फीट की एक बीम है, उसके लेंथ 18 फीट है, तो उसकी जो डेप्थ है वो मिनिमम 18 इंचेस होने चाहिए। मीन्स पर फीट आपके पास 1 इंच का डेप्थ आपने प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो अगर हमने 15 फीट का बीम लिया हुआ है, तो उसके जो हमारे पास लेंथ, इसको हम कहते हैं बी, और इसको हम जो उसका लेंथ है, विड्थ है, वो हमारे पास 12 आ जाएगा। लेकिन उसका डेप्थ जो है वो हमारे पास 15 फीट हम रख देंगे, सॉरी 15 इंचेस हम रख देंगे। डेप्थ यहाँ पर 1.25 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास मीन्स 15 इंचेस, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1। कंक्रीट इन्फोर्समेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास बीम आ जाएगा। ओके, तो एक बीम हमारे पास जो है वो डिफाइन हो गया है। एड न्यू प्रॉपर्टीज, आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो मैं अभी अटेंडेंस आपको ले लेता हूँ। ये 2 दफा मैं अटेंडेंस लूंगा, एक एक ये हो जाएगा, उसके बाद एट द एंड ऑफ द क्लास आपकी अटेंडेंस में ले लूंगा। ठीक है, किसी को भी के दरमियान में कोई भी इशू काइंडली आप लोग पूछ सकते हैं। ये बहुत वही बहुत पुराने स्टेप्स है जो हम पता नहीं पहले ही क्लास से करते आ रहे हैं। उसके बाद हमारे पास जो कॉलम की डायमेंशन है, तो आज के केस में हम कॉलम की डायमेंशन, हमारे पास नंबर ऑफ स्टोरीज 1 2 3 4 है, तो 24 क्रॉस 24 जो इंचेस है, या 2 क्रॉस 2 फीट है, वो हम रख देंगे। ठीक है, तो फिर ऊपर को हम ऐसे ही रहने देते हैं, और उसके बाद हमारे पास इसको ओके। एरिया सेक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास एरिया सेक्शन, उसमें हमारे पास आ जाएगा स्लैब। उसकी जो थिकनेस है वो हमारे पास 0.5 फीट, उसकी 6 इंचेस का स्लैब हम मिनिमम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, उसके अलावा और कोई हमें चीज़ें चेंज नहीं करनी। जो तुम्हें याद पड़ता है, शेल 3 शेल थिक, प्लेट 3 प्लेट थिक का असाइनमेंट पीडीएफ शीट आपको दे चुका हूँ।
अब मैंने चेक नहीं किया कि आप लोगों ने कभी सबमिट किया हुआ है या नहीं किया हुआ, मैं अभी इसके क्लास के बाद देख लूंगा। उसके बाद ओके स्लैब आ गया, और उसके बाद एक और चीज़ हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, इसको भी हम रहने देते हैं, उसके बाद जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो इसी प्रॉब्लम में हम यहाँ पे राफ को भी डिफाइन करेंगे, ठीक है। ओके अच्छा, अभी हमारे पास ऑप्शन क्या है, इसके बाद हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हम आ जाते हैं लोड पैटर्न की तरफ। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था कि आज के हमारे लेक्चर में आज हम विंड लोड की बात करेंगे, ठीक है। तो विंड लोड में हमारे पास या अर्थक्वेक लोड में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है वो हम बता देंगे। विंड में हम यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा लाइव, ठीक है, और इसको हम कर देंगे यहाँ पे आप लोग लाइव कर दे 0 हेड। हमेशा याद रखें कि सिर्फ डेड लोड के अलावा जिसका सेल्फ वेट मल्टीप्लायर यहाँ पे 1 होता है, बाकी जितने भी लोड्स होंगे उसका सेल्फ वेट मल्टीप्लायर हमारे पास 0 होगा, ठीक है। ये वाइवा में भी पूछा जा सकता है कि सेल्फ डेड लोड के अलावा जो सेल्फ वेट मल्टीप्लायर है वो सबका जो होगा वो हमारे पास 0 होगा। उसके बाद हम एस एस डी सुपरइम्पोज डेड लोड एस एस डी डेड लोड की तरफ आ जाएंगे, उसका हमारे पास आ जाएगा 0, और ये एड न्यू लोड पैटर्न। सुपरइम्पोज डेड लोड में हमारे पास जो क्या चीज आती है वो हमारे पास हमारे फर्नीचर का लोड, जो डेड लोड हमारे ऊपर स्ट्रक्चर के ऊपर पड़ा होता है, वो हमारे पास आता है। फॉर एग्जांपल जो पहला डेड लोड हमने डिफाइन किया था वो कंप्लीटली हमारे पास हमारे फ्रेम का जो सेल्फ वेट है, बीम का सेल्फ वेट है, कॉलम का सेल्फ वेट है, वो हो गया। लेकिन जो एसएसडी है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास जो सेल्फ जो ऊपर हमने अगर टाइल की कंस्ट्रक्ट ऊपर टाइल की फ्लोरिंग की हो, मड उसके ऊपर पड़ा हो, कोई और टाइप की हमने उसकी फिनिशिंग की हो, तो उसका जो लोड होगा वो हम एसएसडी जो हमारे पास सुपरइम्पोज डेड लोड होता है उसमें हमारे पास आ जाता है, ठीक है। इस तरह हमारे पास पार्टीशन इस तरह हमारे पास पार्टीशन वॉल्स हैं, तो उसका वेट भी हमारे पास एसएसडी के फॉर्म में हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हो गया डेड, हो गया लाइव, हो गया, उसके बाद एसएसडी भी हो गया। अब हमारे पास रूफ के ऊपर हम लाइव लोड लगा लेंगे, और यहाँ पर एक रूफ लाइव का भी ऑप्शन है। तो आपको पता होगा जी, कोई बता सकते हैं कि आपके पास फ्लोर और रूफ में क्या फर्क है? एनीवन? आपके पास जो हमारे पास एक फ्लोर होता है, एक हमारे पास रूफ होता है, तो इसमें क्या फर्क है? जी शकील। नीचे फ्लोर जो होते हैं सर, ये ग्राउंड फ्लोर जो हो गया सर, जैसे कि पहला स्ट्रक्चर जो हो गया, सुपर सुपर स्ट्रक्चर का जो पहला स्टेप हो गया सर, उसे सर हम फ्लोर कहेंगे। रूफ? रूफ सर हमारे पास जो स्लेब होगा, स्लेब सर हम उसे रूफ रूफ कहेंगे। तो इसका मतलब है कि आपकी जो कंप्यूटर लैब के ऊपर स्लैब पड़ा हुआ है, आपके पास ये रूफ है। यस सर, ये रूफ है। माशाल्लाह। अच्छा, अली आप बताएं जरा। जी सर। सर रूफ जो हमारे पास होता है सर, ये हमारे पास वो जो बिल्डिंग की टॉप कवर होती है उसको रूफ कहते हैं सर। सही है। और फ्लोर सर हमारे पास बिल्डिंग की जो लोअर होती है सर, लोअर पार्ट उसको फ्लोर कहते हैं। ठीक है, थैंक यू।
अच्छा, बस मुझे सिर्फ एक मिनट में ये ठीक है। तो हमारे पास रूफ लाइव लोड से क्या मुराद है कि हमारे पास जो टॉप ऑफ द रूफ है उस पे हमने कौन सा टाइप का कौन सा लोड, फॉर एग्जांपल एक ऐसी लोकेशन है जहां पर हमारे रूफ पर स्नो आ रहा है, हमारे पास बर्फबारी हो रही है, तो उसका लोड को काउंट करने के लिए फिर हम रूफ लाइव लोड वहाँ वहाँ वो उस केस में हमारे पास आ जाता है। या दूसरी बात हमारे पास कि अगर हमारे पास एक ऐसे रीजन में हम बिल्डिंग बना रहे हैं जो हमारे पास जिसमें बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, तो उस केस में भी हम रूफ लाइव लोड जो है वो डिफाइन करेंगे। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो लोड होगा वो हमारे पास आ जाएगा विंड। ठीक है। हमेशा याद रखिए कि विंड की नॉर्मली हम एक्स और वाई डायरेक्शन में लोड को हम अप्लाई करते हैं। ठीक है। अब कि उस केस में हम अप्लाई करेंगे जब हमारे पास जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो हमारे पास एक अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा, तो उस केस में हमारे पास जो विंड का एक्स और वाई दोनों, मतलब हम ये कहेंगे शेप को कि आप दोनों डायरेक्शन में एक्स के दोनों डायरेक्शन में जो है वो लोड को अप्लाई करते हैं। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ये हमारे हॉस्टल में कभी स्टार्ट हो जाता है तो इसकी वजह से ये आवाज आ जाएगी। तो अगर हमारे पास हमारा स्ट्रक्चर जो होगा वो एक अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा, तो उस केस में हमारे पास जो लोड हम अप्लाई करेंगे वो एक्स और वाई डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे, जिस तरह अभी हमारा केस है कि एक्स डायरेक्शन में उसकी साइमेट्री चेंज है, वाई डायरेक्शन में उसकी साइमेट्री जो है वो चेंज है। तो विंड एक्स का हम लगा देंगे और इस केस में हम सेलेक्ट कर देंगे विंड को। ठीक है। लेटरल लोड के केस में सबसे इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर है वो है ऑटो लेटरल लोड पैटर्न। ठीक है। यहाँ पर हमने क्या करना होगा कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के कोड्स है, डिफरेंट टाइप्स के स्टैंडर्ड्स है। आप चेक कर सकते हैं कि मैक्सिकन स्टैंडर्ड्स है, चाइनीज है, अमेरिकन है, यूरोपियन है, तो या यूजर डिफाइंड भी है। ठीक है। तो नॉर्मली हमारे पास जो है वो यूबीसी 97 जो का कोड है वो हमारे पास यूज होता है, तो उसको हम एड न्यू लोड कर देंगे। ठीक है। उसके बाद हम डिफाइन करेंगे विंड वाई। उसके बाद हम डिफाइन कर लेंगे विंड वाई का, वो भी हमारे पास यूबीसी 97 विंड और ये हो जाएगा एड न्यू लोड। ठीक है। अब लेटरल लोड की केस में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमने उसको मॉडिफाई करना होता है अपनी लोकेशन के मुताबिक, अपनी पोजीशन के मुताबिक, हमारा स्ट्रक्चर कहाँ पर है इन द सिटी, कहाँ लोकेट कर रहा है, अर्बन में लोकेट कर रहा है या सिटी में लोकेट या उसमें लोकेट कर रहा है, या हमारे पास उसकी जो सराउंडिंग है उसमें क्या है, हमारे पास ओपन स्पेस है, टेरेन है, या उसमें हमारे पास उसकी बिल्डिंग की जो डेंसिटी है या ज्यादा है। ठीक है। तो अब आ जाते हैं, अपने क्या करना होगा, विंड एक्ट को हमने सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद हम आ जाते हैं मॉडिफाई लेटरल लोड पैटर्न में। ठीक है। लोड को मैंने सेलेक्ट कर दिया है, उसके बाद हम आ गया हूँ मॉडिफाई लेटरल लोड पैटर्न में। ठीक है। इसको क्लिक करने के बाद आपके पास ये डायलॉग बॉक्स जो होगा वो ओपन हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें हमारे पास तीन जो है विंडोज स्मॉल विंडोज है। सबसे पहले एक्सपोजर एंड प्रेशर कोफिशिएंट है, विंड एक्सपोजर पैरामीटर है, और विंड कोफिशिएंट है। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो एक्सपोजर फ्रॉम एक्सटेंट ऑफ रिजिड डायफ्राम एंड एक्सपोजर फ्रॉम एरिया ऑब्जेक्ट है, इसका क्या मतलब है, हम कौन सा यूज करेंगे और दोनों के केस में हमारे पास ऑप्शन का मतलब क्या है। ठीक है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपने लेक्चर की तरफ, मैंने ऐसे ही कॉपी किया हुआ है। ठीक है। Exposure from extend rigid frames and exposure from area. The rigid diaphragm assumption is you. The edge of the building cladding का मतलब है cover is at the edge of the diaphragm. Sorry. The program will use the B and L of the diaphragm, length and width of the diaphragm to compute the wind load on the floor. It will apply the load at the geometric center of the diaphragm as the point load. ठीक है। अगर हमने पहला अगर हमने पहला ऑप्शन सेलेक्ट किया है कि हमने एक्सपोजर फ्रॉम द एक्सटेंट ऑफ द रिजिड फ्रेम डायफ्राम वो करना है,
तो इसका क्या मतलब है कि हम सिर्फ को ये कह रहे हैं कि आप स्ट्रक्चर पर लोड को विंड लोड को अप्लाई करें, लेकिन ये रेजिस्ट कहाँ पे होगा? ये रेजिस्ट एग्जैक्टली आपके ज्योमेट्रिक सेंटर पे होगा। ठीक है, डायफ्राम अभी आ जाए, हम एक और भी टूल अप्लाई करना सीखेंगे कि डायफ्राम हमारे पास क्या होता है, हम डायफ्राम अप्लाई करते हैं। हम सेक को ये कहेंगे कि आपके इस कंप्लीट स्ट्रक्चर का जो ज्योमेट्रिक सेंटर है उसको, इसमें हम डायफ्राम जो है वो असाइन कर लेते हैं। तो हम सिर्फ को ये कहते हैं कि आपके पास जो लेटरल लोड है, आप उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे उसको रेजिस्ट करें। मतलब क्या है कि आपके पास जो लेटरल लोड है वो कहाँ पे एक्ट होगा? वो उसकी जो आपकी ज्योमेट्रिक सेंटर पे एक्ट होगा। तो एज अ रिजल्ट इससे हमारे पास क्या होगा? इससे हमारे पास ये फैसिलिटी होगी कि हमारे पास हमारे स्ट्रक्चर में कोई भी एसेंट्रिसिटी डेवलप नहीं होगी, कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल मूवमेंट्स उसमें होगी, उसमें जो होगा वो डेवलप नहीं होगी। ठीक है, हमने क्या करना होगा? हम सिर्फ को ये कह रहे हैं कि आपके पास जो आप पर लेटरल लोड एक्ट कर रहा है, आप बिल्कुल आपकी जो ज्योमेट्रिक सेंटर है उस पे उसको एक्ट कर दे। ठीक है, हम जब हम पहला ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं कि आप डायफ्राम को यूज कर रहे हैं, तो उसका क्या मतलब है? उसका ये मतलब है कि हम सिर्फ को ये कह रहे हैं कि आपके स्ट्रक्चर का ज्योमेट्रिक सेंटर है, ठीक है, उसमें आप उस लोड को जो है वो रेजिस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये 0 पॉइंट फॉर एग्जांपल हमारे पास ज्योमेट्रिक सेंटर हमारे स्ट्रक्चर का हो गया है। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो, हम सिर्फ को ये कह रहे हैं कि आपके आप पर जो विंड का लोड आ रहा है वो एक्स डायरेक्शन में वेदर आ रहा है, वाई डायरेक्शन में आ रहा है, हम उसको ये कह रहे हैं कि आप जो है उसको रेजिस्ट कहाँ पे करें? अपने स्ट्रक्चर के ज्योमेट्रिक सेंटर, उसके सेंट्रॉइड पे उसको रेजिस्ट करें। ठीक है, सेकंड केस क्या है? द एरिया ऑब्जेक्ट ऑप्शन। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है कि एक्सपोजर फ्रॉम एरिया ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि द एरिया ऑब्जेक्ट ऑप्शन अप्लाइज द लोड टू द एरियाज यू स्पेसिफाई। द वॉल दैट कवर द बिल्डिंग मस्ट बी मॉडल एंड द विंड विल बी अप्लाइड डायरेक्टली टू दिस एरिया ऑब्जेक्ट। ये भी बहुत एक आसान सी बात है, लेकिन ये इसमें काम थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो वॉल्स है, एक्सटर्नल वॉल, इस पे ही हमारे पास विंड का लोड एक्ट होगा ना। तो जब हम दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो हम इस केस में आपकी जो एक्सटर्नल वॉल्स है, फॉर एग्जांपल ये आपका एक्सटर्नल वॉल है, तो उसको हम मॉडल करते हैं। इस केस में हम इसको मतलब सेलेक्ट करते हैं, उसको सेपरेट पैरामीटर असाइन करते हैं कि आप पर इतना अमाउंट का विंड आएगा और आपने इस तरफ उसको रेजिस्ट करना है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन के केस में हम अपने स्पेसिफिक जो कंपोनेंट है, स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर है जहां पर आपके पास विंड लोड जो होगा वो एक्ट होगा, तो उनको हम सेलेक्ट करते हैं, उनको हम मॉडल करते हैं, उनको हम पैरामीटर असाइन करते हैं। तो ड्यूरिंग एनालिसिस जब उस पे जो लोड एक्ट होगा तो सिर्फ वही पार्ट, वही सेक्शन जो होगा, वही लोड जो होगा वो रेजिस्ट करेगा और लोड लेगा। ठीक है, अभी हमारे पास 1 मिनट रह गया है, तो मैं दोबारा आपके पास अपने इसी लिंक के साथ, इसी के साथ ज्वाइन करना हो कर रहा है। ठीक है, मैं अभी बंद करता हूँ, तो आपके पास दोबारा हम स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। राइट, तो एक्सपोजर फ्रॉम एक्सटेंड ऑफ रिजिड फ्रेम मैंने आपको बता दिया कि इसका क्या मतलब है, और एक्सपोजर फ्रॉम एरिया ऑब्जेक्ट इसका क्या मतलब है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सेकंड विंडो की तरफ, जिसमें हमारे पास है विंड एक्सपोजर पैरामीटर्स। अच्छा, तो उसमें हमेशा याद रखिए कि उसमें हमारे पास सबसे पहले है विंड डायरेक्शन एंगल, जो हम नॉर्मली हम जो आप लोग अप्लाई करेंगे वो हमारे पास 0 होगा। उसके बाद है विद वर्ड कोफिशिएंट सी क्यू और लिमिट कोफिशिएंट सी क्यू। ठीक है, एनीवन कंफर्म के आप लोगों ने जो विंड की एनालिसिस है, स्ट्रक्चर को किस तरह हम विंड के लिए मॉडल करते हैं, आप लोगों ने आप क्या से यूट्यूब पे पढ़ी है क्या? नहीं, धनियाल, असद रजा, आप लोगों ने ये काम, ये डिजाइनिंग एनालिसिस आप लोगों ने जो आपका सी थ्योरी का सब्जेक्ट है उसमें पढ़ी है क्या? नहीं, किबरिया?
देखिए, आप लोगों ने ये टॉपिक आपके थ्योरी कोर्स में ये पढ़ा है कि नहीं? एनीवन? दानियाल, असद, केवरिया, आसिम? सुभान, उज़ैर, अली? सर अभी तक नहीं पढ़ा है सर। अभी तक नहीं पढ़ा है? नो सर, नो सर। ठीक है, तो अभी आप लोग कमिंग क्लास में आप लोग पढ़ भी लेंगे। ये जो दो कोफिशिएंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें और वो है कि हम किस तरह विथ वर्ड कोफिशिएंट जो है या लिमिट कोफिशिएंट है उसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं, एक होते क्या हैं, और हमारे पास फार्मूलेज हैं, इक्वेशंस है जिसके थ्रू हम उसको ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, बेसिकली हमारे पास, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि ये हमारे पास एक्चुअली है क्या। यहाँ पर मेरे पास क्या है, तो ठीक है, तो अगर हमारे पास एक ये स्ट्रक्चर हमारे पास इस फॉर्म में है, ठीक है, इस फॉर्म में कोई भी स्ट्रक्चर है जिसपे हमारे पास जो है वो लोड एक्ट कर रहा है, सही है। तो अगर हमारे पास इस फॉर्म में लोड एक्ट कर रहा है तो हमारे पास दो टाइप के कोफिशिएंट जो होंगे वो हम डिफाइन करेंगे इसके लिए, सही है। एक हमारे पास होता है यहाँ पर आप देखेंगे क्या नाम है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो आप देख सकते हैं कि हमारे पास विद वर्ड कोफिशिएंट, जो हमारे पास लिमिट कोफिशिएंट है। तो विद वर्ड का मतलब क्या है कि हमारे पास जब हम ऑन द फ्रंट फेस ऑफ द बिल्डिंग जब हमारे पास लोड एक्ट होता है तो उसका इफेक्ट हम कितना परसेंट में किस तरह लेते हैं, किस तरह हमारे पास इक्वेशन फॉर्म में आ जाता है। और लिमिट कोफिशिएंट हमारे पास जब हमारे पास एक बिल्डिंग पर हमारे पास जो विंड है वो पास हो गई है, यहाँ पर उसके टॉप सरफेस से उसके साइड सरफेस से वो विंड पास हो गई है, ठीक है। तो उस पर उसका क्या इफेक्ट होता है वो हम यहाँ पर जो है वो काउंट करते हैं, वो और वो हमारे पास है 0.5। ये तो इस केस में हमारे पास जो भी आर्बिट्री सा केस है, तो वो लिमिट कोएफिशिएंट हमारे पास जब हमारे बिल्डिंग पर विंड पास हो जाती है उसके बेक सरफेस पर, उसके बेक एंड पर जो हमारे पास उस विंड का जो इफेक्ट होगा वो हम लिमिट कोएफिशिएंट के साथ शो करते हैं, और विद वर्ड कोएफिशिएंट के से हम जो उसके फ्रंट एलिवेशन है उस पर जो उसका लोड एक्ट कर रहा है, तो उस पर उस केस में उस पर जो लोड एक्ट होता है, तो विंड का लोड जो एक्ट होता है, तो उस विंड की वजह से उसके फ्रंट सरफेस पे जो इफेक्ट होगा तो उसको हम विद वर्ड कोएफिशिएंट जो से हम जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो दो कोफिशिएंट्स हैं, इन दोनों को आप लोग बहुत डिटेल में पढ़ भी लेंगे, सही है। आपके जो थ्योरी के कोर्स में उसमें आपको बहुत डिटेल से पढ़ लो, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो दो कोफिशिएंट हम ये उस वक्त फिर हम यूज करते हैं, सही है। उसके बाद हम आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हमारे जो विंड कोफिशिएंट से थर्ड जो विंडो है उसमें उसकी तरफ आ जाते हैं। उसमें हमारे पास है विंड स्पीड है, और एक्सपोजर टाइप है, और इम्पोर्टेंस फैक्टर है, ठीक है। तो विंड स्पीड से हमारे पास क्या मुराद है कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने इस्लामाबाद में या पेशावर में बिल्डिंग बनानी है, तो आपने क्या करना होगा कि प्रीवियस 50 इयर्स में जो मैक्सिमम विंड हमारे पास उस लोकेशन में, उस टेरिटरी में, उस रीजन में आई होगी, तो
तो उस विंड का जो स्पीड होगा वो हम यहाँ पर जो होंगे वो हम अप्लाई करेंगे। और आपको याद होना चाहिए कि हमारे पास उसका स्पीड माइल्स पर आवर में हम जो है वो अप्लाई करेंगे। ठीक है। हमारे पास जिस टेरिटरी में, जिस रीजन में आपके पास आपका बिल्डिंग है, उस टेरिटरी में प्रीवियस 50 ईयर्स में आपके पास जो मैक्सिमम विंड उस लोकेशन ने एक्सपीरियंस किया हो, उन बिल्डिंग ने एक्सपीरियंस किया हो, तो वो जो विंड होगा वो हमारे पास यहाँ पर जो है वो हम अप्लाई करेंगे। और नॉर्मली इसकी जो वैल्यू होती है वो 70 to 130 माइल्स पर आवर होती है। तो इस केस में हम जो है वो 100 लगा लेंगे। उसके बाद हमारे पास है एक्सपोजर टाइप। एक्सपोजर टाइप हमारे पास सिर्फ 3 ही हमारे पास टाइप है, बी सी डी। यहाँ पर मैं आपको बता भी देता हूँ। Exposure types category. Exposure category is based upon the ground surface roughness, which is determined from the topography, vegetation, and existing structure. एक्सपोजर टाइप का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल आप एज्यूम कर ले कि आपके पास एक यूनिवर्सिटी रोड में आपके पास एक बिल्डिंग है बिल्कुल सेंटर में। आपके पास जो आपका चीफ है या आपके पास और बिल्डिंग है, तो यहाँ पर इस टेरेट में आपके पास कोई बिल्डिंग है। ठीक है। तो इस केस में हमारे पास एक्सपोजर टाइप क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास उसकी जो क्लोज बिल्डिंग है वो भी हाई राइज है। ठीक है। तो ये हमारे पास जो होगा वो एक सिवियर या हमारे पास एक सिंपल सा केस हो जाएगा, क्योंकि इस केस में हमारे पास जो हमारा स्ट्रक्चर है उस पे ज्यादा विंड का इफेक्ट नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो साइड बिल्डिंग्स हैं वो उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। साइड बिल्डिंग्स हैं वो उसको जो हवा है वो उस पे लग रही है, उसको प्रिवेंट कर रहा है कि उस विंड को कि उस स्ट्रक्चर पर लग सके। ठीक है। तो ये जो हमारे पास टाइप होगा कि हमारे पास एक्सपोजर बी इज डिफाइंड एज अर्बन एंड सब अर्बन एरियाज, wooded areas and other terrain with numerous closely spaced obstructions। कि अगर हमारे पास क्लोजली स्पेस ऑब्स्ट्रक्शंस हो तो उस केस में जो हमारे पास एक्सपोजर होगा वो हमारे पास बी होगा। इस केस में हमारे स्ट्रक्चर पर कोई फ्रीली एयर जो होगा, मतलब उसी प्रेशर के साथ नहीं एक्ट होगा जो नॉर्मली एक्ट होता है उस स्ट्रक्चर पर, क्योंकि जो साइड वाइज बिल्डिंग्स होती है, जो सराउंडिंग की बिल्डिंग्स होती है, वो उसको प्रिवेंट करती है उस विंड को कि उस स्ट्रक्चर पर एक्ट हो सके। दूसरा हमारे पास है एक्सपोजर सी। Exposure is defined as open terrain with scattered obstruction having height less than 30 feet. The category include flat open country and grassland. Right. तो दूसरा हमारे पास केस है ये थोड़ा सेकंड, थोड़ा और उसमें हम सिवियर केस में चले जाते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपके अबसीन का जो मेन बिल्डिंग है जो हमारा साइंस ब्लॉक है, तो उसके टेरिटरी में आप चेक कर सकते हैं कि हार्डली कोई और हाई राइज बिल्डिंग होगा। उसका दूसरा स्ट्रक्चर जो उसका दूसरा ब्लॉक है, मेन ब्लॉक है, वो एक है, और बाकी हमारे पास जितने भी स्ट्रक्चर्स है वो बहुत छोटे छोटे हैं, हाईली एक या दो स्टोरीज के हैं। ठीक है। तो वो हमारे पास एक्सपोजर सी में डिफाइन होगा। एक्सपोजर सी में हमारे पास क्या पॉइंट है कि उस केस में हमारे पास जो सराउंडिंग्स में हमारे पास जो बिल्डिंग्स होती है वो बहुत कम या तो कम होती है, या अगर होती भी है तो उनकी हाइट बहुत कम होती है। ठीक है। तो वो उस विंड को प्रिवेंट नहीं करती कि वो स्ट्रक्चर पर एक्ट कर सके। ठीक है। थर्ड हमारे पास जो केस है वो एक्सपोजर डी है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जो सीवियर केस है कि फॉर एग्जांपल आपके पास और भी उससे भी एक एक्सट्रीम केस है जिसमें आपके सराउंडिंग की जो बिल्डिंग्स हैं उसमें कोई भी सराउंडिंग की बिल्डिंग्स नहीं है, बिल्कुल ओपन टेरेन है, कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ आप एक बिल्डिंग है किसी रिवर के किनारे, तो उस केस में एक तो रिवर का विंड तो और भी बहुत ज्यादा स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई और स्ट्रक्चर होता नहीं है, कोई और ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती कि उस विंड को प्रिवेंट कर सके कि उस स्ट्रक्चर पर एक्ट हो। ठीक है। तो इस तरह जो हमारे स्ट्रक्चर्स की एक्सपोजर कैटेगरी है, इस तरह हम जो है वो हम डिफाइन करते हैं। ठीक है। तो आज के उसमें हम एक मेन सेंटर की बिल्डिंग ले लेते हैं तो एक्सपोजर सी भी आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं एक इम्पोर्टेंस फैक्टर की तरफ। इसको हम कहते हैं विंड इम्पोर्टेंस फैक्टर। हमेशा याद रखें कि इसकी जो वैल्यू है वो 1 से लेकर 1.15 तक है। 1 से लेकर 1.15 तक इंपॉर्टेंस फैक्टर की वैल्यू है। ठीक है। हमने कौन सी वैल्यू लेनी होती है, अब डिपेंड करता है कि हमारा स्ट्रक्चर कितना इंपॉर्टेंट है। उसके इनसाइड जो स्टफ पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल कोई न्यूक्लियर स्टेशन है, कोई ऐसा और एक मशीनरी है उसके अंदर पड़ी हुई है जो बहुत ज्यादा हमारे पास एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
बहुत ज्यादा डेंजरस है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से ही हम इम्पोर्टेंस फैक्टर की जो है वो वैल्यू लगाएंगे। मैक्सिमम जो वैल्यू उसकी होगी वो 1.15 होगी। वो अपनी प्ले स्टेशन के लिए ले ले, कोई और ऐसा इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है तो उसके लिए आप उसकी वैल्यू को ले ले। तो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, सॉरी फॉर आपको गाने की आवाज आ रही है और चीजों की आवाज आ रही है। इसमें हमारे हॉस्टल में पता नहीं आज क्या हो गया, कुछ बाहर से बंदे आए हुए हैं या क्या है, वो शोर कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा बर्दाश्त कर लें। उसके बाद हमारे पास इम्पोर्टेंस फैक्टर जो है, उसमें मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास स्ट्रक्चर की जितनी इंपॉर्टेंस होगी, जितना हमारे पास सिवियर होगा, जितना हमारे पास डेंजरस होगा, तो उतने ही हम हाई वैल्यू उसकी लगाएंगे। उसकी मैक्सिमम जो वैल्यू है वो 1.15 है और उसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो 1.15 है। मैक्सिमम वैल्यू 1.15 है और मिनिमम वैल्यू 1.1 है। आज के 1.05 हम अप्लाई कर लेते हैं। तो ये पैरामीटर्स थे जो विंड लोड के केस में हम यूजुअली अप्लाई करते हैं, विंड लोड के केस में हम यूजुअली प्रोवाइड करते हैं। हमेशा याद रखिए कि नॉर्मली जो यूज होता है वो एक्सपोजर फ्रॉम एक्सटेंट ऑफ प्रोजेक्ट डायफ्राम ही यूज होता है। हम अपने सेफ को ये कहते हैं कि आप उस पर लोड अप्लाई करें, स्ट्रक्चर होगा वो उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे एक हो और उसके उसको वहीं पे जो है वो रेसिस्ट कर सके, ठीक है। तो ओके करते हैं। इसी तरह हमारे पास वाई डायरेक्शन में भी हम क्या करते हैं, इसी लोड को जो है वो करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। स्पीड इसको हम 100, अगर इसमें किसी को क्वेश्चन हो तो काइंडली आपको पूछ सकते हैं। ये जो कोफिशिएंट है ये आपके पास नॉर्मली आपके पास आप कमिंग क्लासेस में आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में पढ़ लेंगे कि इसको हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये वहीं से आ जाएंगे, इसको मैं इसी बाय डिफॉल्ट छोड़ देता हूँ, क्योंकि जैसा आपका स्ट्रक्चर होगा जिसमें उसको किस तरह प्रेशर एक्ट होगा तो उसी के हिसाब से ये कैलकुलेट होते हैं और वो आप लोग कमिंग क्लासेस में फिर आपको पता चल जाएगा। सही है। तो विंड एक्स विंड वाई हो गया है, ठीक है। और इस तरह हमारे पास अर्थक्वेक, उसके भी हम एक्स वाई डायरेक्शन, लेकिन यहाँ इसके में हम एक ही डिफाइन कर लेंगे तो आपको पता चल जाए। एक यूं से मतलब हमारे पास अर्थक्वेक का लोड है और ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर अर्थक्वेक है, सेल्फ मल्टीप्लाई 0 है और ये आपके पास यूबीसी 97 है, 8 न्यू लोड। इसी के लिए भी हम क्या करेंगे कि हम अर्थक्वेक को मैंने सेलेक्ट कर दिया है, मॉडिफाई लेटरल लोड पैटर्न, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास इस केस में कौन कौन से पैरामीटर्स है उसको मैं आपको सिंपल अल्फाज में मैं आपको बता देता हूँ और आप लोगों ने किस तरह उसको यूज करना है। देखिए, अगर आप लोगों ने जो सिस्मिक लोड को शायद अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, जो हम किस तरह उसको सिस्मिक लोड के लिए डिजाइन करते हैं अपने स्ट्रक्चर को, आपके अपने आरसीडी के कोर्स में ये पढ़ लेंगे या शायद पढ़ा हो। तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के पैरामीटर्स है जो आज यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं, यहाँ पर हम असाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास है आवर स्ट्रेंथ फैक्टर या आर, जो हमारा स्ट्रेंथ मॉडिफिकेशन फैक्टर है। ये आर हमारे पास क्या है, अब डिपेंड करता है कि हमारे पास कौन सा टाइप का स्ट्रक्चर है। हमारे पास नॉर्मली तीन टाइप्स के फ्रेम्स होते हैं। एक हमारे पास होता है एसएमआरएफ, हमारे पास स्पेशल मूवमेंट रेसिस्टेंट फ्रेम है, आईएमआरएफ है और ओएमआरएफ है, ऑर्डिनरी जो मूवमेंट रेजिस्टेंस फ्रेम है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से आर की वैल्यू जो है वो लगाते हैं। एनीवन कंफर्म कि आप लोगों ने जो सिस्मिक एनालिसिस करते हैं किसी बिल्डिंग के, तो आप लोगों ने पढ़ी है या नहीं? किब्रिया, शकील, आप लोगों ने ये जो टॉपिक है कि हम किस तरह सिस्मिक एनालिसिस करते हैं, क्या कौन कौन से उसमें फैक्टर्स आ जाते हैं, किस तरह हम आर की जो वैल्यू लगाते हैं, बाकी जो आपके पैरामीटर्स है उसकी वैल्यू लगाते हैं, तो आप लोगों ने अभी पढ़ी है कि नहीं? साथ
पढ़ी है कि नहीं शकील? नो सर, सिस्मिक पोर्शन सर अभी तक नहीं पढ़ा। आप लोगों ने अभी मिड के बाद क्या, सॉरी, ये RCD2 में अभी तक क्या क्या किया है? आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा? आरसीडी में सर अभी तक मोमेंट कोएफिशिएंट मेथड किया है और डीडीएम किया हुआ है सर, यही 2 मेथड्स नहीं किए तो अभी मोमेंट कोएफिशिएंट मेथड से हमें याद पड़ता है तो आप लोगों ने RCD1 में नहीं पढ़ा था? तक। आरसीडी 1 में भी था सर, लेकिन 2 में सर वो उसको सर थोड़ा सा एक्सपेंड किया गया। अच्छा, ये मैं अभी पहले दफा पता चला कि एक्सपेंड भी होता है। जी हमजा। सर ये सिस्मिक वाला सर इरशाद ने कहा था कि ये कोर्स के सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। अच्छा, और विंड वाला, कौन सा वाला सर? विंड एनालिसिस जो है ये वो नहीं विंड पढ़ा? एनालिसिस का तो सर मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन वो लेक्चर में सर ने कहा था कि सिस्मिक वाला टॉपिक हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे कोर्स के। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। राइट, तो इसमें हमारे पास जो है आर मॉडिफिकेशन आप लोग पढ़ लेंगे। जो हमारे पास स्पेशल मूवमेंट रेजिस्टेंस फ्रेम है, SMRF है, तो उसमें जो प्रोविजंस होती हैं कि हमारे पास आप लोगों ने स्टेयर्स की स्पेसिंग इससे ज़्यादा नहीं रखनी, आपके पास नंबर ऑफ बार इससे कम नहीं होने चाहिए, और मतलब हमारे पास हमारा सेफ्टी की तरफ जाते हैं, हमारे पास जो हमारा स्ट्रक्चर है होता है, और हमारे पास वो उसकी जो कॉस्ट होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उससे जो स्टील की हम प्रोविजंस करते हैं ना वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इम्पोर्टेंस की वजह से वो हमारे पास उसकी आर की वैल्यू, हमारे पास वो एक्सटेंड मॉडिफिकेशन फैक्टर आर है, वो आप लोग पढ़ लेंगे किसकी वैल्यू 8.5 है तो हमारे पास SMRF है, 6.5 है तो हमारे पास IMRF या OMRF है, वो आप लोग आगे क्लासेस में पढ़ लेंगे। ठीक है, इसी तरह आपके पास इंपॉर्टेंस फैक्टर जो है, जिस तरह मैंने पहले बता दिया, ये जो वाला सिस्मिक इंपॉर्टेंस फैक्टर उससे डिफरेंट है, एक मेन इंपॉर्टेंस फैक्टर था, लेकिन मेन चीज वही है कि जितना हमारा स्ट्रक्चर जितना इंपॉर्टेंट होगा, जितना स्पेसिफिक कास्ट के लिए या स्पेसिफिक फंक्शन के लिए हम उसको बनाएंगे, जितने उसकी इंपॉर्टेंस होगी तो उतना ही इंपॉर्टेंस फैक्टर की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, इस केस में हम इसको मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास जो 1 ही हम रहने देते हैं। जो विंड इंपॉर्टेंस फैक्टर था उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो 1.15 थी। ठीक है, उसके पास हम आ जाते हैं नियर सोर्स फैक्टर। अच्छा, नियर सोर्स फैक्टर इसमें सोर्स टाइप BABC है, डिस्टेंस टू सोर्स है ये है। अच्छा, ये इसमें हम अभी करंटली हम कोई चेंज नहीं करेंगे। इसमें हमारे पास एक्चुअली आपके स्ट्रक्चर जो आपके अर्थक्वेक जो होता है ना, वो टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट से बनता है। ठीक है, उससे डेवलप होता है ना, उससे टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट करती है, मूवमेंट की वजह से आपके पास डिफरेंट टाइप्स के वेव्स जनरेट हो जाते हैं, और उन वेव्स की वजह से आपके स्ट्रक्चर में मूवमेंट खास होता है। ठीक है, तो अब टेक्टोनिक प्लेट्स का जो एक्टिव जोन है, तो वो कितना स्ट्रक्चर के नजदीक है, तो वही हम यहाँ पे जो है वो डिस्टेंस जो है वो हम प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इसकी डिटेल में फिर ये और बढ़ जाएगा, तो उसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि एक दफा आप लोग थ्योरी में इस टॉपिक को डिटेल से पढ़ लें, तो उसके बाद आपके पास आसानी हो जाएगी कि आप लोग जब ये जो सिस्मिक लोड पैटर्न है किस तरह उसको डिफाइन करते हैं इन केस ऑफ UVC 97, के उसके बाद आपके पास आसान हो जाएगा कि आपके पास अपने किस तरह उसको करना है। ठीक है, सोइल प्रोफाइल टाइप, सिस्मिक कोएफिशिएंट में एक हमारे पास है सोइल प्रोफाइल टाइप। इसका क्या मतलब है कि आपके नीचे स्ट्रक्चर के नीचे जो सॉइल है उसकी कौन से टाइप्स है, ये हमारे पास SA से लेकर SE तक है। हमारा सॉइल कितना स्टिफ है या कितना सॉफ्ट है, कितना लूज है, तो उसी के मुताबिक जो है वो यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप्स के सॉइल प्रोफाइल जो है वो डिफाइन हुए हैं। और डिपेंड करता है कि हमारे पास जो टेक्निकल रिपोर्ट से क्या पॉइंट आया है कि हमारे पास प्रोफाइल सॉइल की प्रोफाइल क्या है, तो उसी के मुताबिक जो है हम किसी पॉइंट को या इसी सॉइल को हम जो है वो डिफाइन करते हैं। सॉइल प्रोफाइल टाइप हमारे पास स्ट्रेंथ या वीकनेस या सॉइल की बिहेवियर, सॉइल की नेचर के बारे में हमें बताता है। ये हमारे पास SA से लेकर SE तक डिफरेंट टाइप्स हैं, प्रोफाइल्स हैं। डिपेंड करता है कि हमारा सॉइल कितना स्ट्रॉन्ग या वीक है, तो उसी के मुताबिक जो है वो हम उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है,
उसके बाद सिस्मिक जोन फैक्टर, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका पेशावर जो है वो कौन से जोन में, आपका इस्लामाबाद कौन से जोन में, कश्मीर जो है, डिफरेंट टाइप्स के जोन्स हैं। ठीक है, आप लोग उसको अच्छी तरह पढ़ भी लेंगे। पेशावर हमारे पास 2B में आ जाता है, तो 2B के लिए आपके पास जो वैल्यू है वो 0.2 है। ठीक है, 0.2 या 0.4 जितने भी आपके पास नीचे ये वैल्यूज है, इसका मतलब क्या है कि हम जब उसको कहते हैं कि 0.2 की वैल्यू आप उसको ले ले, फॉर एग्जांपल पेशावर के केस में 2B है तो उसकी वैल्यू है 0.2, तो इसको हम ये कहते हैं कि आप 20% ऑफ द वेट ऑफ द स्ट्रक्चर उसको अप्लाई करें एज अ लेटरल लोड। ठीक है, 0.2 असल में ये वैल्यूज है 0.075, 0.15, 0.2, 0.3 एंड 0.4। इसके साथ यहाँ पे नॉर्मली आप लोग देखेंगे तो उसके साथ जी भी लिखा होता है, जो स्मॉल जी है, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन शो करता है। ठीक है, ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स की जो वैल्यूज है ये क्या शो कर रहे हैं। अगर 0.2 है तो इसका मतलब है कि ये हम सेप को ये कह रहे हैं कि हमारा स्ट्रक्चर जो है वो 2B के जोन में है, जोन 2B में है। जो डिफरेंट जोन है वो हम क्यों डिफाइन करते हैं कि वो हम हमारे पास सिवियरिटी के लिए डिफाइन करते हैं कि हमारे पास जोन 3 है या जोन 4 है। उस केस में हमारे जो स्ट्रक्चर होता है वो जो एक्टिव जोन होता है, जो रप्चर जोन होता है उसके नजदीक होता है। जो जितना नजदीक होगा जितना ही हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी होती है अर्थक्वेक की जितनी ज्यादा होगी, तो उसके लिए इतना ही हम सिवियर केस जो है वो डिफाइन करेंगे। 0.2 का क्या मतलब है कि हम इस सोसेप को ये कह रहे हैं कि आप 20% ऑफ द सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर जो है वो अप्लाई करें एज अ लेटरल लोड ऑन द स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस वजह से हम 0.2 की वैल्यू लगाते हैं। सेंट्रिसिटी रेशियो 0.05, या भी आप लोग, मैं भी इसको डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये आप लोग थियोरेटिकल उसमें हम आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, और एक ये सी की वैल्यू भी है, सीटी की। ठीक है, तो ये आपके पास डिफरेंट टाइप्स के फैक्टर्स हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, लेकिन मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, आपको जो थ्योरी का कोर्स होगा इसमें आपको CA और CB भी पता चल जाएगा। आपका थ्योरी के कोर्स में जब जो टॉपिक आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें आपको डिटेल में सब पता चल जाएगा कि एक्चुअली सोइल प्रोफाइल अगर SC है तो कौन से टाइप है, जोन फैक्टर्स अगर आपके पास 2B है, 2A है, जोन 4 है, तो डिफरेंट टाइप्स के जोन्स है, तो उसका क्या मतलब है। इसी तरह आपके पास ओवर स्ट्रेंथ फैक्टर है या स्ट्रेंथ मॉडिफिकेशन फैक्टर है, तो R की वैल्यू हमारे पास अगर 6.5 हम लगा रहे हैं, 6.5 से कम लगा रहे हैं, 8.5 लगा रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है। तो ये आप लोग अपनी क्लासेस में जो आपका थ्योरेटिकल कोर्स है उसमें आप लोग डिटेल से इसको पढ़ लेंगे। एक दफा आपको वहां से पता चल जाए, फिर यहाँ पर आप लोगों ने जो लेटरल लोड पैटर्न है हमें याद रखें कि आपके जो वाइवा होगा उसमें आप लोगों ने ये मुझे परफॉर्म करके दिखाना होगा कि किस तरह डिफरेंट पैरामीटर्स जो है वो हम असाइन करते हैं अर्थक्वेक या विंड के केस में। ठीक है, तो जो आपका थ्योरेटिकल कोर्स है उसको अच्छी तरह पढ़ ले। आपको पता होना चाहिए जो डिफरेंट पैरामीटर से इसका क्या मतलब है, उनकी रेंजेस क्या है, क्यों यहाँ पर कहाँ पे यूज होते हैं। तो लोड्स ऑलमोस्ट हमारे पास सब जो हैं वो डिफाइन हो गए हैं, इसको ओके कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं लोड केसेस की तरफ। अच्छा, तो जितने भी हमारे पास लोड्स, लीनियर स्टैटिक्स लोड केस में आपको पता होना चाहिए कि हम कौन सा, सिर्फ वही हम स्टैटिक एनालिसिस जो कि इस वक्त कर रहे हैं तो हम वही आप लोग जो है वो डिफाइन करेंगे। नॉन लीनियर एनालिसिस में हमारे पास जो टाइम हिस्ट्री एनालिसिस है या रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस वो हो जाते हैं। इस केस में हम सिर्फ इसी पे ही इस पे काम करेंगे। नॉर्मली जो काम होता है इस पे ही होता है हमारे पास। उसके बाद लोड कॉम्बिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, अब आज के क्लास में चूंकि अभी हमने सारे लोड केसेस भी पढ़ लिए, लोड पैटर्न्स पढ़ लिए, तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, आपके पास मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हमारे पास सेप में जो उसके बाय डिफॉल्ट कॉम्बिनेशन जो है, नॉर्मली आप लोगों ने आपको पता है कि हमारे पास नॉर्मली 14 to 15 हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के कॉम्बिनेशन है, जिसमें कभी डेड लोड, लाइव लोड, अर्थक्वेक लोड उसके साथ कंबाइन किया जाता है, या डेड लाइट उसको हमारे पास जो विंड लोड है उसके साथ कंबाइन किया जाता है, या सबको कंबाइन किया जाता है। तो डिपेंड करता है कि हमारे पास
सिनारियो क्या है, कौन कौन से लोड हमारे स्ट्रक्चर पर एक हो रहे हैं, तो उसी के मुताबिक जो है हम कॉम्बिनेशन जो है वो यूज करते हैं। तो सेप में कुछ बाय डिफॉल्ट 10 कॉम्बिनेशन जो है वो ऑलरेडी सेव्ड है, तो उसको हम अभी ओपन करते हैं। तो उसको ओपन करने के लिए आप एड डिफॉल्ट डिजाइन कॉम्बोज में चले जाएं, कंक्रीट फ्रेम डिजाइन। ओके, तो आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास 24 डिफरेंट टाइप्स की कॉम्बिनेशन जो है वो आ गई है। आप यू डिकॉन 2 पे क्लिक करें, मॉडिफाई शो कॉम्बो करें, तो आपको पता चल जाएगा। देख सकते हैं कि आपके पास 1.2 डेट, 1.6 लाइव और 1.2 एसएसडी पे उसने उसको लिया हुआ है। ठीक है, ओके कर दें। इसी तरह आप कोई और डी कॉम्बिनेशन देख लें, तो उसमें आप आपके पास चेक कर सकते हैं कि उसने विंड के लिए 1 की वैल्यू लगाई है, लाइव है, डेट है, विंड वाई है। ठीक है, इसको 17 को चेक कर ले, इसमें क्या है हमारे पास, विंड एक्स की वैल्यू उसने कंबाइन किए हुए। तो इन अंडर डिफरेंट कॉम्बिनेशन आप अपने स्ट्रक्चर का जो रिएक्शन है वो चेक कर सकते हैं, उसका रिस्पॉन्स आप चेक कर सकते हैं। इसमें देखें, इस केस में उसने -1 की वैल्यू अर्थक्वेक की लगाई हुई है, डेड लोड की लगाई हुई है। इसमें आप चेक कर सकते हैं कि डेड है, लाइव है, एसएसडी है और अर्थक्वेक है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स की कॉम्बिनेशंस आपके पास होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किस तरह जो बाय डिफॉल्ट डिजाइन कॉम्बोज है वो हम किस तरह जो है वो अप्लाई करते हैं, किस तरह हम उसको लोड करते हैं। डिकॉन 1 में देख ले तो सिंपल डेड और एसएसडी ही है, लाइव लोड इसमें नहीं है। डिकॉन 3 में चेक कर ले, मॉडिफाई शो कॉम्बो कर ले, तो देखो तो उसमें लाइव है, एसएसडी है, रूफ है। ओके, अच्छा, तो सब चीजें हो गई। अब हम सिर्फ प्रॉपर्ली अपने स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। अब हम कौन से है, z इज इक्वल टू 36 पे हैं, तो हम फर्स्ट जोड़ की तरफ जाते हैं, 0। अब चेक कर सकते हैं कि z इज इक्वल टू 0, और उसके बाद हम आ जाते हैं z इज इक्वल टू 12 पे। ठीक है, तो हम पहले बीम को असाइन करते हैं, बीम बी क्रॉस 12 पे। ठीक है, बीम को मैंने असाइन कर दिया है। इसके बाद मैं आ जाता हूँ स्लैब की तरफ। ठीक है, स्लैब भी हमारे पास असाइन हो गया है। उसके बाद हम चले जाते हैं एक्स जेड व्यू में, और हम कॉलम को जो है वो असाइन करते हैं। ठीक है, अब हमने आप चेक कर सकते हैं कि सिर्फ ये क्या से आ गया, कर दें। अभी आप चेक कर सकते हैं कि सिर्फ इस ग्रिड लाइन में सिर्फ आपके पास जो है वो कॉलम असाइन हुए हैं। बाकी जो ग्रिड लाइंस है उसमें आपके पास कोई भी कॉलम असाइन नहीं हुआ। तो आप क्या कर सकते हैं कि हमारे पास जो कॉलम्स है उसको सेलेक्ट कर दें। सिलेक्शन के लिए मैं एक और भी आसान सा टूल, मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप लोगों ने किस तरह सेलेक्ट करना है। आप सेलेक्ट में आ जाएं, सेलेक्ट के बाद आ जाएं, उसके बाद सेलेक्ट के बाद फिर सेलेक्ट में आ जाएं, प्रॉपर्टीज में आ जाएं, फ्रेम सेक्शन में आ जाएं, और फ्रेम सेक्शन में आप C24x24 को क्लिक करें, क्लोज करें, तो आपके पास आपके कॉलम जो हैं वो सेलेक्ट हो गए हैं। ये एक सिलेक्शन टूल है, आपको पता होना चाहिए। देखिए मैं आपको सब ये बार बार कह रहा हूँ कि जितने भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये सब चीजें मैं आपके वाइवे में आपसे पूछूंगा। सही है, इसके बाद हम आ जाते हैं एडिट में, हम रिप्लिकेट करते हैं। हम ये कहते हैं ना कि एक ग्रिड लाइन पे तो नंबर ऑफ
कॉलम्स हमने साइन कर लिए हैं, लेकिन हम हर स्टोरी की तरफ तो नहीं जा सकते ना कि हम हर दफा इसको साइन करेंगे। तो इसके लिए एक आसान सा टूल जो है वो रेप्लिकेट का टूल है। रेप्लिकेट का टूल मैंने पहले भी आपको करवा दिया है। तो रेप्लिकेट का टूल को अप्लाई करने से पहले आपने उसी आइटम को, उस प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करना होगा जिसको आप रेप्लिकेट करना चाहते हैं। तो सेलेक्ट करने के बाद मैंने एडिट में आ गया, एडिट के बाद रेप्लिकेट। अच्छा, अब पॉइंट क्या है कि हमने कौन सी डायरेक्शन में जाना है। आप चेक कर सकते हैं कि ये हमारे पास जो डायरेक्शन है वो हमारे पास है वाई की डायरेक्शन है, ठीक है। तो वाई की डायरेक्शन और हमारे पास है भी हमारे पास नेगेटिव वाई की, क्योंकि हमारे पास 6 में है, हम अपोजिट डायरेक्शन में 1 की तरफ आ रहे हैं। तो वाई में हमारे पास जो उसकी वैल्यू है वो -12 की वैल्यू हमने क्यों लगाई है, क्योंकि एक ग्रिड लाइन और दूसरे ग्रिड लाइन के दरमियान जो स्पेसिंग है वो 12 फीट है। माइनस की वैल्यू में माइनस का साइन मैंने क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि हम अपोजिट डायरेक्शन इन द वाई आ रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ कॉपीज हमें कितने चाहिए, देखें, एक इसके लिए चाहिए, 2 3 4 और 5 कॉपीज हमें और चाहिए इस तरह, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं कि हमने किस तरह आसानी से अपने कॉलम को असाइन करते हैं। अब एक स्टोरी हमारे कंप्लीट है। आपके पास जो आपका सीपी है या प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग इरशाद ने आपको दिया हुआ है, तो उसमें आप लोग ये टूल बहुत आसानी के साथ यूज कर सकते हैं। अब हम ये चाहते हैं ना कि हमने ग्राउंड स्टोरी में तो हमने कॉलम को असाइन कर दिया है, लेकिन हमारा मेन, अब हम हर स्टोरी में तो इस तरह नहीं कर सकते कि कॉलम को असाइन करेंगे, उसको रिप्लिकेट करेंगे, फिर बीम को असाइन करेंगे, स्लैब को असाइन करेंगे, फिर हमारे लिए और मसला हो जाएगा, मसला इन द सेंस काम ज्यादा हो जाएगा। तो इसका आसान तरीका क्या है कि हम रिप्लिकेट का कमांड यूज करते हैं, और रिप्लिकेट का कमांड यूज करने से पहले हमने एक स्टोरी कंप्लीट कर ली है, उसी स्टोरी को हम ऊपर जो है वो कॉपी करते हैं, उसको हम रिप्लिकेट करते हैं। तो ये आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपके पास सिलेक्शन के टूल है, सेलेक्ट ऑल कर लें, सब चीजें सेलेक्ट हो गई हैं, एडिट कर दें, रिप्लिकेट, वाई डायरेक्शन में उसको 0 कर दें, जेड डायरेक्शन में उसको वैल्यू लगा दें 12। नंबर ऑफ कॉपीज हमें कितनी चाहिए, 2 और कॉपीज चाहिए, 2। तो ये चेक कर सकते हैं कि आपका स्ट्रक्चर कितनी ही आसानी के साथ जो है वो कंप्लीट हो गया है with the help of using replicate command। आप उसको एक्सट्रूड व्यू में चेक कर सकते हैं, एक्सट्रूड उस पर क्लिक कर दें, फिल कर दें, अप्लाई, ओके। इसको आप 3D में चेक कर रहे हैं, सही है। तो अभी अपने स्ट्रक्चर को आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास हमारा स्ट्रक्चर है, किस तरह सही तरीके से हमने उसको मॉडल कर दिया है हमारे स्ट्रक्चर्स में। सही है। अच्छा, तो अभी आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास ऑलमोस्ट जिस तरह हमारा बासिन का बिल्डिंग है, सिर्फ यहाँ पे वो कर्व शेप नहीं है, बाकी ऑलमोस्ट सब उसी तरह ही है। आपके पास सेंटर में आपके पास हॉलो स्पेस है, बाकी सब चीज़ें वो उसी तरह ही है, और आप लोग उसको आसानी के साथ जो है वो मॉडल कर सकते हैं, उसको हम बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप चेक कर रहे हैं कि किस तरह उसके डिफरेंट टाइप्स के रूम्स वगैरह, उसके कॉरिडोर वगैरह आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अभी हमारे पास ऑप्शन क्या है, हमने क्या क्या चीजें यहाँ पे डिफाइन करनी होगी, सब इम्पोर्टेंट पॉइंट। अभी हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि हमने डायाफ्राम, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम विंड लोड के केस में हम अप्लाई कर रहे थे ना, तो हम डायाफ्राम को वर्ड यूज करें कि डायाफ्राम है क्या। हम सिर्फ को ये कहेंगे कि आप डायाफ्राम ऐसा डिफाइन करें कि आपके पास जो लोड है, स्ट्रक्चर पर जो लोड एक्ट कर रहा है, वो रेजिस्ट कहाँ पर हो, उसके सेंटर पे रेजिस्ट पर हो, उसके सेंटर ऑफ सिमेट्री पर तो नहीं, आपके पास सेंट्रॉइड पे उसका जो लोड है वो रेजिस्ट हो सके, ठीक है। हम एक्सट्रूड व्यू खत्म कर देते हैं ताकि हमारे पास फिर ये एनालिसिस में टाइम ना ले। इसको स्टैंडर्ड कर दें, फिल को अनचेक कर दें, अप्लाई, ओके, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं कि हमारे पास सेप को हम ये कहते हैं कि आप जो है डायफ्राम डिफाइन कर लें, लेकिन डायफ्राम डिफाइन करने से का मतलब क्या है कि हम ये कह रहे हैं कि विंड लोड को आप किस तरह रेजिस्ट करेंगे,
आपके सेंट्रॉइड पे उसको रजिस्ट कर सके। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आज सिलेक्शन, सब चीजें आप मतलब कंट्रोल ए से कंट्रोल आर से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, या आल यहाँ पर जो ऑप्शन है सेलेक्ट आल का वो कर सकते हैं। उसके बाद आप चले जाएं असाइन में, असाइन के बाद आप चले जाएं ज्वाइन, ज्वाइन के बाद आप आ जाएं कंस्ट्रेंट। देखें सेलेक्ट मैंने कर दिया है, उसके बाद मैं आ गया हूँ असाइन में, असाइन के बाद ज्वाइंट में, ज्वाइंट के बाद कंस्ट्रेंट में मैं आ गया हूँ। ठीक है, डिफाइन ज्वाइंट कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट टाइप यहाँ पर हम डायफ्राम हम डिफाइन कर लेंगे, एड न्यू कंस्ट्रेंट, z डायरेक्शन में हमने करना है, और assign a different diaphragm constraint to each different selected z level। ओके, इसको भी हम चेक कर देते हैं, या इसको अनचेक कर दें ताकि हमारे पास आपको कुछ वो शो हो जाए। अप्लाई कर दें। ठीक है, तो ये अभी हमारे पास जो डायफ्राम था वो हमारे पास जो है वो डिफाइन हो गया है। अभी हमारे पास उसके बाद जो क्वेश्चन क्या है कि हमने अपने स्ट्रक्चर पे लोड जो है वो अप्लाई करना है। जो आपके पास डिफरेंट टाइप्स के लोड्स हैं वो आप लोगों ने अप्लाई करना है। ठीक है, तो अभी हम पहले क्या करते हैं कि हम एसएसडी का जो वो वेट लोड है वो तो हमारे पास वैसे भी हमारे पास टॉप स्टोरी पर भी होगा, फर्स्ट स्टोरी और सेकंड स्टोरी पर, मतलब एसएसडी में आपके पास आ सकता है, मैं एसएसडी में आपके पास आपके फर्नीचर का लोड आ सकता है, एसएसडी में आपके पास टाइल्स का लोड आ सकता है, डिफरेंट टाइप्स का लोड आपके पास एसएसडी में आ सकता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम अभी आ जाते हैं अपने, अभी हम कौन से लेवल पे हैं, ये आपके पास आ गया, हम z इज इक्वल टू 0 पे हैं, तो हम टॉप स्टोरी में चले गए हैं, सेलेक्ट के लिए सेलेक्ट, प्रॉपर्टीज, उसके बाद हम आ जाते हैं एरिया सेक्शन, सेलेक्ट, ओके। ठीक है, तो इस चूंकि अभी हमारे क्लास में है तो हम क्या कर लेंगे, हम आसानी के साथ अपनी आसानी के लिए सब स्टोरीज को, या सब जो आपके पास फ्लोर्स हैं उसको हम ठीक है, तो उम्मीद है अभी मेरी आवाज क्लियर होगी। Anyone confirm it? Right? तो मैं बता रहा था कि हम अभी हमारे पास डिफरेंट स्टोरीज है ना, तो उस पे जो हम एसएसडी का लोड है वो हमारे डिफरेंट स्टोरीज पर डिफरेंट हो सकता है, और वो हम डिफरेंट स्टोरीज पर हम असाइन कर सकते हैं। हमने सिर्फ क्या करना होगा कि डिफरेंट स्टोरी को हम सेलेक्ट करेंगे इंडिविजुअली, और इंडिविजुअली ही हम उस पर लोड अप्लाई करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे टाइम ज्यादा हो गया है ऑलरेडी, तो हम सबको मैंने ऐसा टाइम सेलेक्ट कर लिया है। अब उस पर हम एट अ टाइम जो है यूनिफॉर्म लोड जो है वो हम अप्लाई करते हैं। तो साइन में, एरिया लोड में, यूनिफॉर्म। ठीक है, अच्छा उसमें हमारे पास यहाँ पे आप लोड पैटर्न में क्या सेलेक्ट करेंगे, एसएसडी, इसकी वैल्यू जो है जो हम नॉर्मली एसएसडी के लोड वो 0.03 या 30 psf जो है वो हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है ना सबको? यस सर, क्लियर है। अच्छा सही है। अच्छा अभी हम क्या करते हैं कि इन्हीं स्टोरीज पर अभी हमारे पास टॉप पे देखे रूफ लोड इतना ज्यादा नहीं होता, लाइव लोड हम लगाते जरूर है लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता। हम अभी अपने आसानी के लिए हम क्या करते हैं, अगेन मैं प्रीवियस सिलेक्शन की तरफ चला गया हूँ, जो प्रीवियसली मैंने सेलेक्ट किया उसको अगेन मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, उसको लाइव सेलेक्ट किया हूँ मैंने, और यहाँ पर जो उसकी वैल्यू है वो मैंने 0.04 की वैल्यू या 40 psf की वैल्यू जो है वो जो मैंने है असाइन कर दिए। ठीक है, लाइव लोड हो गया, डेड लोड हो गया, डेड लोड तो ऑलरेडी हुआ कि एसएसडी हो गया। अब हम रूफ लाइव ऑलरेडी वो भी सेलेक्ट हो चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ। टॉप में हम चले जाते हैं, इस वक्त हम Z12 में हैं, उसके बाद
ये 0 हो गया, 12, 24, 36। ठीक है, तो इन पर जो है हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो रूफ लाइव लोड है वो भी हम जो है वो लगा लेते हैं। ठीक है, तो मैं साइन में आ गया। साइन के बाद मैं आ जाता हूँ एरिया लोड में। इसके बाद हम आ जाते हैं यूनिफॉर्म। ठीक है, तो इससे पहले जो लाइव लोड एक्ट कर रहा था इस जगह पर, उसको मैं 0 कर देता हूँ, क्योंकि इस पे रूफ लाइव लोड जिसको हम कहते हैं कि हमारे पास उस पे कोई स्नो पड़ी है, कोई रेन एक्ट कर रहा है, तो वो हम उस पे लगा लेते हैं। ठीक है, तो वो मैंने 0 कर दिया है। अगेन मैं चला गया हूँ प्रीवियस सिलेक्शन में। प्रीवियस सिलेक्शन में उसके बाद मैंने सेलेक्ट क्या कर दिया यहाँ पर लोड पैटर्न में। लोड पैटर्न में मैंने सेलेक्ट कर दिया है, यहाँ पर मैं लोड पैटर्न में जो है वो रूफ लाइव सेलेक्ट कर लेता हूँ। हो गया है। और इस पर मैं जो वैल्यू लगाऊंगा वो 20 PSF 0.02 की पर स्क्वायर फीट की वैल्यू में साइन कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया है। अब मैंने इस पैनल को सेलेक्ट कर दिया है। अब फिर देख लेंगे कि किस तरह हमारे पास जो है वो उस पे लोड जो है वो एक्ट कर रहा है, या किस तरह कौन कौन से लोड जो है इस पे उसको असाइन है। आप यहाँ से लोड में आ जाएं, तो दो टाइप के लोड है, एक SSD है और दूसरा हमारे पास रूफ लाइफ का लोड है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं पार्टीशन। देखें, दो टाइप्स के वॉल्स इनसाइड द बिल्डिंग्स होते हैं। एक हमारे पास पार्टीशन वॉल हो जाते हैं, दूसरा हमारे पास जो बाउंड्री वॉल्स हो जाते हैं। तो यूजुअली जो होता है बाउंड्री वॉल्स जो होते हैं उसका हम जो हम लोड लेते हैं वो हम लेते हैं उसका लोड जो हम लेते हैं वो 1 की पर फीट लेते हैं, और जो पार्टीशन वॉल होता है उसका हम 0.5 की पर फीट लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो मैंने सिस्टम पास किया हो गया, थोड़ा बहुत ज़्यादा स्लो हो गया है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास हम क्या करेंगे कि हमारे जो साइड्स के बीम्स है उन पर हम एज अ लाइन लोड लगाएंगे। लाइन लोड किस फॉर्म में लगाएंगे कि ये एक्चुअली हमारे पास होगा एज अ जो बाउंड्री वॉल्स होगा उनका लोड होगा। ये बाउंड्री वॉल हम ड्रा भी कर सकते हैं, उसको एज अ ज्योमेट्री भी हम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन उसको हम एज अ लाइन लोड भी हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आ जाते हैं एक्स वाई की तरफ। अच्छा, एक्स वाई की तरफ अभी हम आ गए हैं। अब हमारे पास हम टॉप रूफ पे हैं, हम अभी नीचे जाते हैं। ठीक है, अब नीचे हम चले गए। हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो हमारे बीम्स थे, जो बाउंड्रीज के बीम्स है उसको हम सेलेक्ट करते हैं, और उस पे जो हमारे पास बाउंड्री वॉल का लोड होता है वो हम जो है वो अप्लाई करते हैं। ये हमें पता है सिस्टम बहुत ज़्यादा स्लो हो चुका है, आई डोंट नो वाई, बट थोड़ा गुजारिश कर रहे हैं कि हमारे पास किस तरह हम जो बाउंड्री वॉल्स है उन पे हम किस तरह लोड लगाते हैं। जो हमारे पास इनसाइड वॉल है, जो सेपरेशन वॉल है या पार्टीशन वॉल जिनको कहते हैं, उस पर हम किस तरह लोड लगाते हैं वो अभी अब देख लेंगे। ठीक है, अब ये मैंने सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद में चला गया साइन में। इस साइन में जाने के बाद मैं आ गया हूँ फ्रेम लोड में। फ्रेम के बाद मैं आ जाता हूँ डिस्ट्रीब्यूटेड में। ठीक है,
डिस्ट्रीब्यूटेड उसके बाद हमारे पास जो डायलॉग्स बॉक्स ओपन हो जाएगा और ये हमारे पास जो लोड होगा वो हमारे पास किस चीज में काउंट होगा, एसएसडी में काउंट होगा, क्योंकि सुपर इम्पोज्ड डेड लोड है। पार्टीशन वाल्स हमारे पास फ्रेम स्ट्रक्चर के केस में हमारे पास ये सुपर इम्पोज्ड डेड लोड है। ठीक है, इसको मैंने बंद कर दिया है, अप्लाई कर दें। इसमें हमारे पास जो 9 इंची का एक हमारे पास एक कंप्लीट ब्रिक का जो वाल होता है उसका जो लोड होता है वो 1 किप पर फीट होता है, तो वो मैंने यहाँ पर लगा दिया है। ओके कर दें। अब लोड आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि हमारे पास एक मिनट, इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। चेक कर सकते हैं असाइनमेंट में, आप चेक कर सकते हैं कि ये हमारे पास अभी आप देख लेंगे कि हमारे पास B12x15 एक बीम है, उसका लोड चेक करें तो हमारे पास 1 की पर फीट का जो है वो लोड उस पर एक कर रहा है। ठीक है, अभी हम दूसरे स्टोरी की तरफ जाते हैं। ठीक है, और अभी हम इसी अगेन इन्हीं बाउंड्री के बीम्स हैं इनको सेलेक्ट कर देते हैं। जो इनसाइड पार्टीशन वॉल की जो लोड होगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 0.5 क्यूब पर फीट। वो भी हम अभी अप्लाई नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली चले जाएंगे एनालिसिस की तरफ ताकि आपको पता चल जाए कि हमारे पास एनालिसिस में रिजल्ट किस तरह आते हैं और फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। सही है, इसको मैं अनचेक कर देता हूँ। अब सही है, ये एक तो बीम्स भी हो गए हैं। सही है, तो आज के इस लेक्चर में फिर हम क्या करेंगे कि सिर्फ इन्हीं पार्टीशन वॉल पे मैंने लोड अप्लाई कर लेता हूँ। मैं आ जाता हूँ असाइन में हम आ जाते हैं फ्रेम लोड, फ्रेम में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड, और इस पर भी हमारे पास कितना अमाउंट का 1 क्यूब पर फीट का एसएसडी लोड हम अप्लाई कर लेंगे। ओके सही है। अभी अगर हम इसको स्टार्ट में ही इसको हमने ग्रुप का नाम दिया होता तो यहाँ पर सिलेक्शन के टूल से फिर हम आसानी से उसको सेलेक्ट भी कर सकते थे। ठीक है, अभी मैं एक और भी जो साइट की विंडो है वो भी हम ओपन कर लेते हैं। सही है, अच्छा, तो लोड अप्लाई हो गए हमारे पास, डेड लोड अप्लाई हो गया था, मैं स्टार्ट में अप्लाई कर दिया था। अभी हमारे पास जो सराउंडिंग जो पार्ट बाउंड्री वॉल्स थे उनका लोड भी मैंने अप्लाई कर दिया है। अभी हमारे पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है वो क्या है कि हमने मैशिंग करनी है। मैशिंग देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक स्टेप है अब इस मॉडलिंग में, कि हम फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस कहते हैं इसी के है कि हमारे पास हमारे स्ट्रक्चर में मैशिंग हो, हम स्मॉल स्मॉल जो हमारे पार्ट्स से स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स हैं उनकी उसका बिहेवियर, हम ओवरऑल बिहेवियर अपने स्ट्रक्चर का अगर हम चेक करना चाहें तो उसके हम स्मॉल पोर्शन में उसको हम डिवाइड कर लेते हैं, उसकी एनालिसिस कर देते हैं, उसकी फाइनिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमारे स्ट्रक्चर में फिर क्या हो जाता है कि हमारे पास हमारे रिजल्ट जो होते हैं वो एक्चुअल के नजदीक आ जाते हैं। तो मैशिंग के लिए हम क्या करते हैं कि हम आ जाते हैं सेलेक्ट में। हमेशा याद रखिए कि एरिया ऑब्जेक्ट ही सिर्फ हम मैशिंग करते हैं। एरिया ऑब्जेक्ट में इस केस में अभी हमारे पास क्या आ गया है, एरिया ऑब्जेक्ट में अभी हमारे पास है स्लैब। ठीक है, तो स्लैब को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट कर दें, क्लोज। ठीक है, अब मैश में मैशिंग करने के लिए आप आ जाए एडिट में एडिट एरियाज, उसके बाद डिवाइड एरियाज। अच्छा, तो डिवाइड एरियाज में हमेशा याद रखें आप लोगों ने बाकी कुछ भी नहीं करना, ये पहला जो है वो चेक हुआ है। यहाँ पर आप लोगों ने 2 की जगह 36x36 लगाना है। हमेशा याद रखें कि हम सेब को ये कह रहे हैं कि आप 1 स्क्वायर फीट का जो पोर्शन है, 1 स्क्वायर फीट का जो एरिया है उसको आप क्या कर लें, 36 इक्वल पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर ले। ठीक है, अब आप देख भी लेंगे कि जब ये मशीन कंप्लीट कर ले कि हमारे पास जो हम सेब को क्या कह रहे हैं, हम सेब को ये कह रहे हैं कि आप मशीन इस तरह कुछ कर ले कि आपके पास जो स्लैब्स है, आपके पास जो 1 स्क्वायर फीट का एरिया है उसको आप 36 इक्वल पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर लें। ठीक है, अब तो ये भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि हम इससे ज्यादा क्यों नहीं कर सकते हैं। ऐसे में हमारे पास अब ये बात तो आपको क्लियर होनी चाहिए
कि जितनी मैशिंग ज्यादा होगी, जितनी मैशिंग फाइन होगी, जितना हमने अपने सेक्शन को फाइन पार्ट्स में डिवाइड किया होगा, इतना ही हमारे पास जो हमारे रिजल्ट्स होंगे वो हमारे पास एक्यूरेट आएंगे। ठीक है, लेकिन थ्रू रिसर्च ये बात प्रूव हुई है कि हमारे पास अगर हम 36 तक जाएं और उससे ज्यादा भी जाए तो उसके रिजल्ट्स में इतना फर्क नहीं पड़ता। हमारी एक्यूरेसी अगर हम 36/36 से उसकी मैशिंग कर ले पर स्क्वायर फीट, तो हमारे पास जो रिजल्ट्स आते हैं वो हमारे पास एक्यूरेट होते हैं। अगर इससे ज्यादा हम कर सकते हैं, लेकिन उस केस में फिर हमारे पास जो टाइम लेगा वो थोड़ा ज्यादा ले लेगा। ठीक है, अभी इसके टाइम जो अभी हमारे पास जो मशीन तो जारी है, अभी हमारे स्टेप्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं मॉडलिंग के। अब सिर्फ हम एनालिसिस रन कर लेंगे और उसके बाद जो है हम रिजल्ट जो है उसको चेक कर लेंगे। ठीक है, एक दफा मैशिंग हो जाए तो फिर मैं एक और फाइल ओपन कर लेता हूँ और वहां से आपको पता चल जाएगा कि हमारे रिजल्ट्स क्या आते हैं। कल ही मैंने ये मॉडल जो है, कल भी मैंने इसकी एनालिसिस की थी। तो जो वो मॉडल आ जाता है तो हमारे पास मॉडल में हमारे पास मेन चीज क्या है कि हमारे पास कॉलम के नीचे लोड आएंगे। ठीक है, कॉलम के नीचे लोड आएंगे और उस लोड को हम यूज करेंगे। नहीं, अभी एनालिसिस अभी इसके बाद हम करेंगे, क्योंकि अभी हमने उसको सपोर्ट असाइन नहीं किया। एक दफा ये मशीन होती है उसके बाद मैं सपोर्ट भी असाइन कर लूंगा। तो कॉलम के नीचे रिएक्शन आ जाते हैं और उन रिएक्शन की वैल्यू को हम यूज करेंगे और अपने स्लैब, अपने राफ्ट फाउंडेशन की जो थिकनेस है वो हम जो है वो निकालेंगे। ठीक है, पता नहीं आज मेरे सिस्टम को क्या हो गया सेट। वैसे कल ही मैं इस पे काम कर रहा था, इतना स्लो नहीं था, आज बहुत ज्यादा स्लो हो गया है। सॉरी फॉर दिस। लेकिन अभी मॉडलिंग जो है आप लोगों ने देख ली है कि हमारे पास किस तरह हम विंड लोड को डिफाइन करते हैं, किस तरह हम अर्थक्वेक लोड को डिफाइन करते हैं। अभी हम कितने देखें लोड जो है ये हम डेड लोड, लाइव लोड, एसएसडी लोड, वो तो हमने अप्लाई कर लिया है। विंड लोड ऑटोमेटिकली उस पर अप्लाई हुआ होता है। जब हम उसकी रिएक्शन चेक करेंगे ना तो उसमें उसका इफेक्ट आएगा कि आपने कौन से कॉम्बिनेशन में उसकी वैल्यू चेक करनी है। ठीक है, तो मैं अब दोबारा फिर उसके बाद ज्वाइन कर लें आप लोग।